अब से करीब 10 साल पहले डॉक्टर नवीन चंद लोहनी जी ने मुझसे कहा था कि बलराम जी, आपका एक व्याख्यान मैं अपने एमए के विद्यार्थियों के सामने कराना चाहता हूँ। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। कारण ये था कि उस समय बोलने का मेरा बिल्कुल भी अभ्यास नहीं था, और आजकल के तो बहुत कम क्लास के बच्चे भी बहुत मुखर होते हैं। मैं एमए के बच्चों को कैसे फेस करूँगा, मेरे अंदर विश्वास नहीं था, आज है। खैर, तो विजय पंडित जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम का जिम्मेदारी ली हुई है। और इस विद्यालय का तो हो ही गया, नवीन चंद लोहानी जी का भी हो गया। अब थोड़ी सी बातें लघु कथा पे करें। नेपाल से इतने लोग एक इस साहित्यिक कुंभ में आए हैं, इसका भी एक मैं संकेत ये समझता हूँ कि लघु कथा का विस्तार किस तरह, और उस नेपाल और भारत को जोड़ने में मेरठ की बहुत बड़ी भूमिका है। ये खुद पुष्कर राज भट्ट जी ने मुझको बताया कि मेरठ की बहुत बड़ी भूमिका है कि मैं भारत से जुड़ा, और तो इस तरह से संस्कृतियाँ जुड़ती हैं। अब मैं शिखा कौशिक जी ने जो अपना लघु कथा पे वक्तव्य दिया था, मैं हर छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा, बस और कुछ नहीं। एडगर एलन पो, वो अंग्रेजी के बहुत बड़े जिन्हें कहते हैं, वो कहानीकार है। और जो उनका वक्तव्य है शॉर्ट स्टोरी के बारे में, बेटे असलियत क्या है कि स्टोरी शब्द अंग्रेजी में उपन्यास के लिए प्रयुक्त होता था, और उस समय के जो उपन्यास होते थे वो कई हजार शब्दों के होते थे, बहुत मोटे मतलब कई हजार पृष्ठों के होते थे, शब्दों की तो बात ही छोड़ो। उसको जब छोटा किया गया, उसको जब मोटे उपन्यास को मतलब 1000 पेज के उपन्यास को जब 500 पेज में लाया गया, उस 500 पेज को स्टोरी के बजाय शॉर्ट स्टोरी कहना शुरू किया, और फिर 500 पेज से भी नीचे आया। और अब तो जैसे जो बहुत प्रचलित उपन्यास त्यागपत्र है, सिर्फ बहुत छोटे आकार की पुस्तक में सिर्फ 65 पेज का है और विश्व विख्यात उपन्यास। तो उपन्यास भी यहाँ तक सीखता है। और ऐसा नहीं है कि आदमी के पास समय की कमी है, आदमी के पास कभी भी ये सोच के कि आदमी के पास समय की कमी है इसलिए वो लघु कथा पढ़ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आदमी कोई भी साहित्य किसी भी विधा को, जैसे कि उन्होंने कहा, तो किसी भी विधा को अपने मानसिक संतुष्टि के लिए पड़ता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, ऐसे मन और मस्तिष्क को भी भोजन चाहिए। वो उपन्यास से मिलेगा तो वो मोटा उपन्यास भी पढ़ेगा, वो अगर लघु कथा से नहीं मिलेगा तो वो लघु कथा भी नहीं। यहाँ छोटे और बड़े का कोई सवाल नहीं, संतुष्टि कहाँ मिलती है वहां उसको पढ़ेगा। दूसरी बात जो है, परिभाषा की बात भी आई यहाँ। तो 1992 की बात है, दूरदर्शन पे हमारी एक डिबेट थी, उसमें राजकुमार गौतम थे, बलराम जी थे, जो साहित्य वाले बलराम जी वो थे, और कई लोग थे। वहाँ पे जब परिभाषा की बात आई तो मैंने कभी परिभाषाएं जो है ना वो गढ़ी नहीं जाती है। सुधाकर आशावादी जी ने एक इशारा किया है, परिभाषाएं कभी गढ़ी नहीं जाती। परिभाषाएं अपने आप जैसे जैसे रचना और विधा अपना स्वरूप लेती है, वैसे ही परिभाषाएं। तो इसलिए परिभाषाएं हमेशा एक कभी भी नहीं, किसी भी विधा में चले जाइए उसकी एक परिभाषा कभी भी नहीं। क्यों कि एक और भी बात होती है, जैसे कि हर क्षण में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लघु कथा का प्राथमिक स्वरूप ऋग्वेद में मिलता है। इस पे मैंने बड़ी शोध किया है, वो अभी मैं उस किताब पे अभी काम भी कर रहा हूँ।
ये ठीक है कि आज की जो लघु कथा है वो होता क्या है कि लघु कथा जैसे यम यमी संवाद की बात की हमने शिकागो में, इसके अलावा भी उसमें कई लघु कथाएं उर्वशी और पुरुरवा का भी संवाद वहाँ है और भी कई संवाद है। तो वहाँ संवाद आता है क्योंकि पूरा का पूरा ऋग्वेद असलियत में संवाद में ही लिखा गया है, वहाँ इनसे भी संवाद ही है। तो संवाद में पूरा का पूरा ऋग्वेद है। तो वहां से चली अब विधाएं जो है ना वो हमेशा स्वरूप बदलती है। तो लघु और वो गुप्त भी होती रहती है, जैसे सरस्वती नदी गुप्त हो गई, और फिर प्रकट भी होती रहती है। ये इनका आना जाना लगा रहता है, किसी युग में कोई विधा, किसी युग में कोई विधा। और लेकिन लघु कथा का जो मामला है वो ऐसा है कि उसने हर युग में अपना स्वरूप बदला है। वो कभी कभी केवल कंठ में समा गई, पेशिश में आई ही नहीं। और कंठ में कैसे समा गई कि हमारे गांव के जो लोकगीत हैं उनमें आपको कथा मिलेगी, जितने भी लोग उनमें आपको कथा मिलेगी। ये कथाएं जो हैं उन्होंने अपने आप को दूसरी विधाओं में ले जाके जिंदा रखा। और फिर जब अब देखा कि भाई ये फिर से गद्य का युग आया है, इस गद्य के युग में उन्होंने फिर से अपना ये नया, ये जो पेज पलटने वाली बात थी शिकागो ने कहा कि पेज न पलटना, तो पेज न पलटने के भी बेटे दो अर्थ। एक ये कि पेज न पलटना पड़े, वो लघु कथा हो गई, वो अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो एक पेज में आ गई। और अगर हम कहें कि पेज ना पलटना पड़े और किताब यूं रखी हो तो आमने सामने के दो पृष्ठ में आ गई, पेज तो पलटा नहीं। तो आमने सामने के दो पृष्ठों में भी लघु कथा जा सकती है। और हमारा मानना तो यह है कि अपनी अभिव्यक्ति पर आप अंकुश मत लगाइए। जितनी बड़ी प्रश्न, जब तक आपका मन ये ना कहे कि हाँ मैंने कह दिया, तब तक आप लिखिए और बाद में बैठ के आप उसको संपादित करें। ये हमेशा किया जाता है, हम भी करते हैं। हमेशा एक और बात कही गई कि वो अर्थ रचना जो हो उसका कुछ मतलब नहीं। वो हमारे यहाँ बाबा तुलसीदास ने शुरू में ही कह दिया, वर्णा नाम अर्थ संग्रहण, शुरू में ही है। जब तक अर्थ संग्रहण नहीं होगा तब तक किसी भी साहित्य का, किसी भी रचना का कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं। काली सोच के लिए बधाई देता हूँ। और मेरा पिछले दिनों कोरोना काल की लघु कथाओं पे और कोरोना काल की सोच और कृत्यों पे लघु कथा संग्रह आया था, उसका नाम है काले दिन। तो काले दिन रखा था। जयशंकर प्रसाद जी की आपने बात की, जयशंकर प्रसाद जी को मैं उनकी जैसे उनकी लघु कथा है नहीं, गुंडा तो कहानी ही है, और जिसमें वो गुदड़ी का लाभ, गूदड़ साईं, तो गूदड़ साईं उन्होंने 1926 में अपना संग्रह निकाला था। और मैंने उस संग्रह की उनकी सारी कहानियों को, जो छोटे आकार की कहानियां, तो मैंने लिखा था कि असलियत में जयशंकर प्रसाद छोटी कहानी के जनक। उनमें लघु कथाएं हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो छोटी कहानी के जनक हैं। वो उनकी जो भाषा है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कथा संसार की, कथा साहित्य की जो विधाएं हैं उनमें लघु कथा, कहानी और उपन्यास, इनमें जो अंतर है, जो मुख्य अंतर होता है भाषा का अंतर और कुछ नहीं। भाषा, अगर आप कहानी को उपन्यास की भाषा में लिखेंगे, अगर आप लघु कथा को कहानी की भाषा में लिखेंगे, अंतर आए, वो उतनी स्वीकार्य नहीं होगी जितनी कि वो लघु कथा की भाषा में स्वीकार्य होगी।
दूर तक तभी जाएगी जब लघु कथा की भाषा में लिखी जाए, कहानी की। और भाषा को हम कहाँ से सीखते हैं? भाषा को हम अपने पूर्ववर्ती कथाकारों से सीखते हैं। इसलिए पुराणों को पढ़ना जरूरी है, वो हमारी जड़ें हैं, वहीं से हमको खाद्य मिलता है। पत्ते तो सबको नजर आते हैं, जड़ें कहाँ नजर आती हैं? जड़ें तो बेचारी अपने आप को मिट्टी में दबाए रखती हैं। जड़ों का मूल्य समझना बहुत जरूरी है। अंजू घनबंदा तो हैप्पी होम, मतलब उनकी बड़ी सुप्रसिद्ध रचना है। और सुधाकर आशावादी जी ने तो जो बीच बीच में कहा, मैंने बहुत नोट लगाए हैं और उन सभी को मैं पढ़ूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। किशन कोडेन जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, और उनकी दोनों लोक कथाएं बहुत अच्छी हैं। पूर्णिमा जी की भीड़, उन्होंने जो संवेदना है वो कहाँ से कहाँ जाके जोड़ती है, ये ही किसी भी व्यक्ति को लेखक बनाता है। लेखक, हम सबके अंदर लेखक है, पर कुछ लोग लिखते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं, बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। सबके अंदर लेखक है, सबके अंदर लेखक है। इस बात का प्रमाण ये भी है कि अभी कुछ वर्षों तक 10-12 से 2010 से पहले समझ लीजिए, जब से हमारे हाथ में मोबाइल फोन आया है, एंड्रॉइड फोन आया है, तब से कितनी महिलाएं अभिव्यक्त होने लगी। उससे पहले भी महिलाएं थी, लेकिन अभिव्यक्ति का साधन नहीं था, सुलभ नहीं था। अब सुलभ है तो उनको अभिव्यक्ति का माध्यम मिला हुआ है, वो अभिव्यक्त हो रही हैं, और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आ रही हैं, क्योंकि उस अभिव्यक्ति को आवाज मिल रही है जो नहीं मिली। एक बात मैं मुख्य रूप से कहूँगा डॉक्टर हल्का शर्मा जी, और मैं समझता हूँ मैं उनका बड़ा भाई ही हूँ, अगर कुछ अनर्गल हो जाए तो मुझको माफ कर देंगे, है ना। तो एक तो ये कि लघु कथा जब भी आप सुनाएं किसी भी मत से, उसकी भूमिका ना पाए, बिना भूमिका के लघु कथा सुनाएं, और अपने जो श्रोता हैं और जो अपने पाठक हैं उनकी समझ पर विश्वास करें, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैंने कोई लघु कथा सुनाई और जब लिखी और वो सामने वाले की समझ में नहीं आई, ये उसकी नहीं, मेरी कमी। ये सरलता मेरे अंदर होनी चाहिए। हमेशा रचना में वो सरलता होनी चाहिए कि वो एकदम से पाठक के अंदर चली जाए। तो और दूसरी बात एक और भी है, इनकी रचना जो है ना, रचना सुनाते सुनाते वो रचना नहीं रही, घटना में संस्मरण, उन्होंने उसको घटना बनाया। घटना को रचना बनाया जा सकता है, आप रचना को घटना मत बनाएं, वो प्रभावित नहीं करेगी। छोटी छोटी बातें हैं, लघु कथा के संदर्भ में है। हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं, जब मैं कहता हूँ उनसे कि यार ये बात नहीं जमी, तो वो कहेंगे कि भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य घटना पे आधारित है। भाई सत्य घटना होना अलग बात है, कथा होना अलग। अगर सत्य ही घटना है तो इसमें कथाकार कहाँ है? कथाकार का होना जरूरी है, और कथाकार कहाँ कैसे होता है? कथाकार होता है अपने अध्ययन के बल, अपने विवेक के बल पे, अपनी दृष्टि के बल पे वो घटना को कथा बनाता है। और मैं अभी कुछ समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर हम 10 मिनट लेट उठ जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, अगले कार्यक्रम को समेट लेना। तो और पुष्कर राज भट्टी जी ने तो बहुत काम किया है, मतलब वो बहुत काम कर रहे हैं, उन्होंने मतलब वो समर्पित व्यक्ति, और समर्पण का ही ये समर्पण का प्रमाण है कि इतने लोग वो नेपाल से भी ले आए हैं। तो ये, और क्योंकि इसको महाकुंभ का नाम दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग तीर्थ यात्रा पर ही आए हुए हैं। तो हमारा तीर्थ अपना तीर्थ है, हमारा तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम में सब जग जाने। तो हमारे सिया राम जो है
वो शब्द हैं जो हम शब्द की दुनिया के लोग हैं, हमारे सिया राम ये। और अब दो चार बातें मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि एक तो बहुत सारी बातें हालांकि सुधाकर आसवादी जी बता चुके हैं, लेकिन मैं कि एक तो लघु कथा में ब्यौरों की भरमार नहीं होती है, कहानी में हो सकती है, तो उन ब्यौरों को समेट देते हैं, हम संपादित कर देते हैं और संवेदनात्मक तनाव के उद्देश्य से जो है वहां पहुंचा जाता है जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। और एक और चीज है लघु कथा की रीढ़, ये है अन्योक्ति, व्यंजना। एक लघु कथा में आई व्यंजना, यहाँ वो व्यंजनात्मक होना, व्यंग होना अलग बात है, व्यंजनात्मक होना अलग बात। तो ये लघु कथा की जो मैं समझता हूँ, साधारणीकरण वगैरह तो सब बात है, दृष्टि की जो आधुनिकता है, दृष्टि की जो आधुनिकता, मतलब हम जब हम कबीर को देखते हैं और कबीर हमें आज भी ऐसे लगते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो जो कबीर 600 साल पहले हुए थे वो कबीर अगर आज भी अच्छे लगते हैं तो ये कबीर की दृष्टि की आधुनिकता है। ये काल के परे जाने वाली जो दृष्टि है ये हमेशा आधुनिक बनी रहती है, और क्योंकि ये इसमें मानवीयता है, तो मानवीय मनुष्य से जुड़ी हुई है। लघु कथा विधा के केंद्र में मनुष्य है, और मनुष्य किसके केंद्र में है? तो हम कहते हैं कि लघु कथा के केंद्र में मनुष्य है। जब हम एक मिनट, लघु कथा के केंद्र में जब मनुष्य है तो मनुष्य जो है, मनुष्य इस प्रकृति के केंद्र में, इसलिए पशु पक्षी पेड़ पौधे ये भी लघु कथा के पात्र हो सकते हैं। इनके बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, ना करनी चाहिए। पर्यावरण की बात करते हैं और पेड़ों को काटे जाते हैं। तो अब मैं दो चार ऐसी लघु कथाएं आपको बताऊंगा, दो चार इसलिए कह रहा हूं कि उनका सुना जाना बहुत जरूरी है। एक मैं खलील जिब्रान की बताऊंगा। खलील जिब्रान को आधुनिक लघु कथा के पूर्वधाओं में गिना जाना चाहिए, भले ही वो विदेश से, क्योंकि उससे हिंदी में भी बहुत कुछ सीखा है। इस लघु कथा को जो मैं सुना रहा हूं उसका शीर्षक है आजादी। उसने कहा, जब किसी गुलाम को सोते देखो तो उसे जगाओ मत, हो सकता है वो आजादी का सपना देख रहा हो। अभी आधी है, अभी आधी है। जब आप पूरी बात सुनेंगे तो आप ये सोचेंगे कि पहली पे ही क्यों ताली बजा दी। मैंने कहा कि अगर किसी गुलाम को सोते देखो तो उसे जगाओ और उसे आजादी के बारे में बताओ। तो आजादी का सपना देखना काफी नहीं है, उसके बारे में जानना जरूरी है। ये खलील जिब्रान है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये लघु कथाएं आपको बताएंगी कि हम अभी कहाँ हैं और हमें असलियत में कहाँ जाना है। और ये जो मैं बता रहा हूं ये सीमा नहीं है, मतलब आप ये ना सोचे कि इतने में ही लिखना है, नहीं। आप मैंने आमने सामने के 2 पेज में जा सकते हैं आप, बिल्कुल संकुचित होने, संकुचन नहीं है। अब मैं एक और जिन पे मैं मतलब जिनको मैं बहुत आदर के साथ पढ़ता हूँ और मैंने उनकी लघु कथाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है, वो है मंटू। उसको उर्दू शेर, मैंने उसकी शहर पर छुरी रखी, हौले हौले फेरी और उसको हलाल कर दिया। ये क्या किया तुमने? क्यों इसको हलाल क्यों किया? मजाक है इसमें, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनको किसमें आनंद आता है पता नहीं, जो दंगाई है उनको
तुझको झटका करना चाहिए था इस तरह, और हलाल करने वाले की गर्दन का झटका। अब देखिए, अब आप दो समुदाय देखिए, एक समुदाय वो है जो झटके को मानता है, एक समुदाय वो है जो हलाल को मानता है। किसी का नाम नहीं है, संकेत हो रहे, संकेत लघु कथा की रीढ़ है। संकेत में बात करना और संकेत को हमारा पाठक और दर्शक सब समझते। ये थी हलाल और झटका, इसका शीर्षक है। और इसे भी मैं थोड़ी बड़ी है तो इसलिए भी मैंने कुछ नहीं, एक और सुना, और इसके लेखक कौन है ये मैं बात करूंगा। आपने शीर्षक नहीं बताया। उसका शीर्षक हलाल और झटका था, इसका शीर्षक भी नहीं बता रहा हूं, चलो इसका बता देता हूं। इसका शीर्षक है चश्मदीद, लेखक का नाम पाल। कत्ल के समय तुम कहां थे? वहीं था। वहीं मतलब कत्ल की जगह? जी। तुमने क्या देखा? वो छुरा लेकर आया और फट से मेरे सीने में भोंक दिया। फिर उसकी इस हरकत पर मुझको हंसी आ गई, और अगले ही पल, डरो मत, क्या हुआ अगले ही पल? खुलकर बताओ। हुजूर, अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर तड़पा, फिर ठंडा पड़ गया। सच कहता हूं हुजूर, मैं सिर्फ हंसा था। उपेक्षा, उपेक्षा दंगाई को मार डालती है। आपको कोई गाली दे और आप उसको उपेक्षित करें, वो आपको दुगनी गाली देगा, मतलब वो खुद ही मर जाता है। ये चश्मे खैर, तो कुछ चीजें संकेत में आती हैं और अपने आप छोटी हो जाती हैं। जैसे इन्होंने पुष्करणा जी का नाम लिया, क्योंकि वो खुद अपना स्वरूप ले लेती है। हमको शब्द घटाने नहीं पड़ते, शब्द बढ़ाने नहीं पड़ते, लोग कुछ नहीं। आप जब लिखते हैं और संकेत में आते हैं, आप जब बिंब में आते हैं, आप जब प्रतीक में आते हैं, आप जब रूपक में आते हैं, ये काव्य के गुण हैं सारे के सारे। ये काव्य के गुण आप लघु कथा में लाइए। अगर इसके लिए काव्य के गुणों को पढ़ना पढ़िए, और नहीं तो जो पुराने लेखक हैं उनकी रचनाओं, हमने तो पुरानों को ही पढ़ के सीखा है। हमारे सामने काव्य के गुण नहीं थे, हमने तो जैसे मंटू को मैंने आपको बताया, इनको पढ़ा और देखा कि इसमें क्या हलाल, इसमें किसी का नाम नहीं लिया, किसी समुदाय का। तो समुदाय का नाम मत लीजिए, किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए। हो गया सर, हो गया। मैं मतलब इसलिए कि जिस काम के लिए आया हूं कम से कम वो पूरा हो जाए, और पूरा नहीं हुआ है, अधूरा हुआ है सर, आप मुझको दोबारा बुलाइए, मैं फिर आऊंगा। नमस्कार।